AAP sweeps polls with 62 seats in 2020 Delhi Assembly election। 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा 2019 में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन ने जीती 47 सीटें। बीजेपी विंस 302 सीट्स ऑन इट्स ऑन इन लोकसभा इन 17th लोकसभा इलेक्शन 2019। इन आंकड़ों, इन फैक्ट्स को जानकर आप क्या समझ रहे हैं? क्या भारतीय चुनाव केवल इन नंबर गेम्स, आंकड़ों की गणित पर आधारित है? यदि आप ऐसा समझ रखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र, भारतीय चुनाव को केवल क्वांटिटेटिव आंकड़ों से, आंकड़ों की गणित से, कौन पार्टी कितना वोट प्रतिशत पा रही है, कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रही है, इससे आंका जा सकता है, तो ज़रा इधर भी गौर फरमाइए। मई की एक सुबह जब अनाज की मंडियों से गेहूं की ज़बरदस्त बिक्री के मौसम के बाद गहमा गहमी कम हो गई, हमारी नज़र तभी एक बुजुर्ग महिला रुक्मणी बाई पर जा टिकी, जो ट्रेडिंग यार्ड में काम करती थी। वो बदहवास लग रही थी और अपनी साड़ी के पल्लू से लगातार आंसू भी पोंछे जा रही थी। उन्होंने बताया कि उस दिन को याद करके वो निराश हो जाती हैं जब सही पहचान पत्र नहीं होने की वजह से उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया था। उनके पास दूसरे तमाम कागजात थे, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। वो पोलिंग बूथ के बाहर खड़े होकर बुलावे का इंतजार करती रहीं। इस दौरान जो लोग भी वोट देकर बाहर निकलते, वोटिंग के प्रमाण के तौर पर उनकी उंगली में लगी स्याही की निशानी देखकर रुक्मणी की पीड़ा और बढ़ जाती। हमने जब उकसाते हुए उनसे पूछा कि आप इतना अफसोस क्यों कर रही हैं, तो रुक्मणी ने हमें टोकते हुए कहा कि वो इसीलिए अफसोस कर रही हैं क्योंकि हर एक वोट महत्वपूर्ण है और वह इससे वंचित नहीं होना चाहती थी। हमने जब उन्हें संबल देते हुए कहा कि अरे क्या होता है, अगर आपने एक वोट नहीं ही डाला तो इससे पूरा परिणाम तो बदलेगा नहीं, उन्होंने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया कि आप देख रहे हैं ना मुझे, मैं दिन भर बोरी से निकले और तराजू से गिरे दानों को एक एक कर समेटती हूँ और दिन के अंत में समेटे हुए अनाज के दानों को इकट्ठा करके बेचती हूँ, जिससे होने वाली आय की आधी रकम मुझे मिलती है और यही मेरी रोजी रोटी है। अब आप समझ गए होंगे कि इसलिए मैं गेहूं के एक एक दाने की अहमियत से वाकिफ़ हूँ। दूसरों के लिए ज़मीन पर बिखरे दानों का कोई महत्व नहीं होगा, उनके लिए वो गेहूं के बिखरे दाने से ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए इसका खासा महत्व है, क्योंकि जब एक एक दाना जोड़कर झोली भरती है तो यही मेरी आय को तय करता है और मेरी जीविका इसी से चलती है। मेरा वोट भी गेहूं के इसी दाने की तरह ही अनमोल है और इसे कमतर आंकना भूल होगी। तो आपने देखा कि भारतीय लोकतंत्र को एक अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, उसके खूबसूरत क्षणों को, उसके समतामूलक चरित्र को अलग तरीके से भी उकेरा जा सकता है, और इसे उकेरने का काम, उसे प्रस्तुत करने का काम किया है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर डॉक्टर मुकुलिका बनर्जी ने। मुकुलिका बनर्जी की किताब वाई इंडिया वोट्स इसी सवालों को और उसकी पेचीदगियों को बहुत संजीदगी से प्रस्तुत करती है। सबसे पहले देखिए कि इस किताब के हिंदी संस्करण के बारे में प्रसिद्ध जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने क्या कहा है। एक ऐसे दौर में जब चुनावों से जुड़े सारे सवालों को दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें कौन बनेगा प्रधानमंत्री या हमारा नेता कैसा हो के सवालों तक सीमित किया जा रहा है, जबकि हमारी जनता अपने मूल सवालों पर अब भी टिकी हुई है। वो वोट देने से पहले सोचती है कि क्यों दे रही है, उस वोट के क्या मायने हैं, क्या वो सिर्फ मतदान प्रतिशत का हिस्सा है या फिर लोकतंत्र को बनाए रखने के सपनों का जुनून। उसे सबसे अधिक गर्व तब होता है जब वो यह समझता है कि लोकतंत्र के लिए मतदान कर रहा है। मुकुलिका बनर्जी की यह किताब वाई इंडिया वोट्स अब हिंदी में आपके सामने है। उम्मीद है कि हिंदी के पत्रकार, समाजशास्त्री और पाठक इस किताब के निष्कर्षों को अपने अपने चुनावी अनुभवों से परखेंगे, इस किताब को चुनावों में आजमाएंगे कि लोग मतदान क्यों करते हैं। मुकुलिका बनर्जी की ये किताब की भूमिका को ही देखें तो भूमिका दरअसल कंपैरेटिव इलेक्टोरल इथनोग्राफी, जिसे CEE नामक एक प्रोजेक्ट है जो 2009 में का संचालित प्रोजेक्ट है। इस
के आधार पर 12 डिफरेंट फील्ड साइट्स के अध्ययन को प्रस्तुत करता है और कुछ मौलिक सवाल पूछता है, जैसे एक वोटर के नजरिए से चुनावी कैंपेन के क्या मायने हैं, चुनावी भाषा क्या भारतीय लोकतंत्र को समझने के काम सबसे महत्वपूर्ण साधन है, मतदान वाले दिन की क्या अहमियत होती है, वोटिंग डे में मतदाता से यह भी सवाल पूछा गया कि आप क्यों वोट डालते हैं। इन तमाम सवालों के साथ साथ इसके इंट्रोडक्टरी चैप्टर में विस्तार से बताया गया है कि क्या चुनाव लोकतंत्र का मुख्य पैमाना है। भारत में चुनावी अध्ययन के इतिहास को भी विस्तार से भूमिका में प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ ही साथ चुनावी इथनोग्राफी के क्या मायने हैं, इस पे बात की गई है। सीई प्रोजेक्ट 2009 की क्या विशेषता है, इसे विस्तार से दिखाते हुए इंट्रोडक्शन के चैप्टर में किताब की पूरी रूपरेखा को रखा गया है। किताब का दूसरा अध्याय जो है वो चुनावी कैंपेन को विस्तार से प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में नामांकन पूर्व कार्य, नामांकन से संबंधित महत्व को प्रस्तुत किया गया है। चुनावी प्रचार में प्रयोग में लाए जाने वाली सामग्री, मसलन झंडे, पर्चे, चुनावी पुस्तिका, पोस्टर, नुक्कड़ सभा, लाउडस्पीकर युक्त गाड़ियों से प्रचार एवं नेताओं के द्वारा कैंपेन में प्रयोग में लाए जाने वाली स्ट्रैटेजी को भी विस्तार से बताया गया है। इतना ही नहीं, इस अध्याय में राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ की चुनावी रैली, लालू यादव की भागलपुर रैली, मायावती की मुजफ्फरनगर की रैली, एक इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की गुजरात रैली को भी विस्तार से दिखाया गया है। पाठकों को जानना जरूरी है कि ये 2009 के लोकसभा चुनाव पर आधारित किताब है। अगला अध्याय यानी अध्याय 3 राजनीतिक भाषा यानी पॉलिटिकल लैंग्वेज के ऊपर आधारित है। इसमें प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक सुदीप्त कविराज के कोट को उद्धृत करते हुए बताया गया है कि किस तरह से राजनीतिक भाषा की अहमियत लोकतांत्रिक राजनीति में है। चुनावी उपमाओं, चुनावी जुमलों, सियासी भाषण पटुता को विस्तार से इथनोग्राफिक नोट्स के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। चैप्टर 4 पोलिंग बूथ को बहुत संजीदगी से व्यक्त करता है। अब तक उपलब्ध अध्ययन में कहीं भी पोलिंग बूथ को इतना विस्तार से नहीं बताया गया है जितना वाई इंडिया वोट्स बताती है। वाई इंडिया वोट्स के इस अध्याय में यानी अध्याय 4 में पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देने के अनुभव को व्यक्त किया गया है। इस अनुभव को बहुत जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया गया है। मतदाता के उत्साह के साथ साथ चुनाव संपन्न कराने में तल्लीन अधिकारी और उनकी जिम्मेदारी को भी यह किताब महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। अध्याय 5 यह किताब का बहुत महत्वपूर्ण भाग है और इसमें विस्तार से जो किताब का शीर्षक है उसी सवाल को डिफरेंट नैरेटिव के माध्यम से, डिफरेंट कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। और सवाल वही है, सवाल बहुत माकूल है कि लोग वोट क्यों करते हैं। और इस सवाल को इस अध्याय में एक बहुत सचित्र लघु चित्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है जो इस प्रकार है। 16 मई 2009 दोपहर की तपतपाती गर्मी। इसी दिन वोटों की गिनती हो रही थी। गांव से बाहर अली नाम का एक शख्स ट्यूबवेल के पास इसी इंतजार में खड़ा था कि कब बिजली आए और गन्ने की खेत की सिंचाई हो सके। हम अली के ट्यूबवेल के पास की झोपड़ी में एक खाट पर बैठ गए। अली का चचेरा भाई हाशिम भी हमारे पास आकर बैठ गया। हमने बातचीत शुरू की। अली, क्या तुमने 7 मई को मतदान वाले दिन वोट डाले थे? क्योंकि हमने तुम्हें पोलिंग बूथ पे नहीं देखा था। इसके जवाब में अली ने कहा, 7 मई को मैं गांव से बाहर था। इससे पहले कि हम दूसरा सवाल पूछते, हाशिम ने हमारी बात बीच में ही काटते हुए कहा, चुनाव के दिन यदि अली गांव में भी होता तब भी वोट नहीं देता। हाशिम ने व्यंग के अंदाज में यह बात भी कही कि उसकी आवाज़ में भी गुस्सा भी था। हम यह महसूस कर रहे थे कि इस तरह बीच में हाशिम के टपकने से अली सहज महसूस नहीं कर रहा था। फिर भी हाशिम बोला, आपने देखा ना, अली वोट देने नहीं गया था। यह बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति है जो मुल्क में सरकार बनाने में अपना कोई योगदान नहीं देना चाहता। अली ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, मैं सचमुच मतदान करना चाहता था, लेकिन कारोबार के सिलसिले में मवाना जाना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ जब मैंने वोट नहीं डाला है। प्रत्येक चुनाव में, चाहे पंचायत हो या फिर विधानसभा, मैंने वोट डाले हैं और इस
लंबी बातचीत के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के दो शिक्षित युवकों अली और हासिम के जरिए राजनीति, लोकतंत्र और चुनाव के बारे में उनकी नब्ज टटोलना था। ऐसे ना जाने कितने अनगिनत नैरेटिव को यह अध्याय प्रस्तुत करता है और इस बात को उकेरने की कोशिश करता है कि हिंदुस्तानी आवाम वोट क्यों डालता है। कोई वोट का प्रयोग हथियार या उपकरण के रूप में करता है, कोई किसी नेता या पार्टी के प्रति वफादारी या खिलाफत में जाके वोट करता है, किसी के लिए मतदान नागरिकता का बोध देता है, तो कोई इस वोट को डालकर उसे अपनी पहचान और अपने कर्तव्य के अधिकार के साथ इसे जोड़कर देखता है। मतदान को देने के बहुत सारे कारण हैं और इस अलग अलग कारण को इस अध्याय ने बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया है। इस अध्याय की खासियत है कि ये अलग अलग डिफरेंट 12 साइट्स के आधार पर अपनी बातों को कहता है, अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। और ख़ासतौर पे इसमें जब एक लोकल लैंग्वेज, एक स्थानीय भाषा में कहा गया है कि वोट से हमर पहचान बनते, यानी वोट कैसे अगर आप डालेंगे तो आपका किस तरह से पहचान बनता है लोकतंत्र में, हिंदुस्तान में और लोकतांत्रिक राजनीति में, आपके इस आइडेंटिटी को एक वोटर आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है। किताब के कंक्लूजन या निष्कर्ष वाले हिस्से में लेखिका किताब को समेटते हुए कुछ एकेडमिक डिस्कोर्स के सवालों को लोकतंत्र के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। मसलन एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य की बात भारतीय लोकतंत्र में किस तरह से सजीवता से देखी गई है। अंबेडकर के पूरे नोशन को उनके संविधान सभा और उसके बाद के महत्वपूर्ण कार्य को भारतीय लोकतंत्र के साथ जोड़ते हुए उसकी सार्थकता के बहस को जो है प्रस्तुत करती हैं और महत्वपूर्ण रूप से जो इज्म है, जो संवैधानिक मूल्य है, उसको भारतीय लोकतंत्र ने चुनाव के समय किस तरह से साकार किया है, इसे भी विस्तार से जो है इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, भारत में चुनाव को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता के साथ जोड़कर देखा गया है। कविराज, आंद्रे बेते, योगेंद्र यादव जैसे महत्वपूर्ण समाज वैज्ञानिकों के काम को के साथ समेटते हुए ये किताब अपनी बातों को रखने की कोशिश करता है। उन सभी पाठकों को जो भारतीय लोकतंत्र को, उन सभी पाठकों को जो भारतीय चुनाव की पूरी पद्धति को एक नए तरीके से समझना चाहते हैं, उन्हें इस बात में कम रुचि है कि कौन सी पार्टी चुनाव कितने वोट से जीत रही है और कितना प्रतिशत पा रही है, बल्कि इस बात में रुचि है कि लोकतंत्र कैसे जीवित रहता है। इस बात में रुचि है कि लोकतांत्रिक प्रणाली में रैलियों का क्या महत्व है, लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान केंद्र कितना सजीव एक तरह से जो है एक स्थल है, लोकतांत्रिक प्रणाली में वोट देने की क्या अहमियत है। इन सभी सवालों से जो जूझता है, इन सभी सवालों के उत्तर जो तलाशने की कोशिश करता है, उसे मुकुलिका बनर्जी की किताब जरूर से देखनी चाहिए, जरूर से पढ़नी चाहिए और इसके साथ एक संवाद स्थापित करना चाहिए, क्योंकि तभी ये आगे के सवालों को, इन सवालों को आगे डेमोक्रेटिक स्पेस में आगे लेके बढ़ेगी।